हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, और जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन से हमने टॉपिक कवर कर लिया है। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी हमने पूरा कंप्लीट किया है। और इसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे हम लोगों ने ये सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया था पिछली क्लासेस में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने सिक्योरिटी के जो टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट थे, इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो ये भी टॉपिक हमने कवर किए। और उसके बाद हम लोगों ने कल की क्लास में पूरे कंप्लीटली एनवायरनमेंट के सभी टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। और अब बारी आती है सोशल इश्यूज की, लेकिन सोशल इश्यूज को मैंने स्किप किया है क्योंकि अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे, उसके बाद हम लोग सोशल इश्यूज को शुरू कर देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, और अंतरिक्ष में भारत की प्रतिस्पर्धा कैसे हो रही है। फिर सुपर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, और कुछ शॉर्ट टॉपिक है जिसमें इंडिया स्टैक, रेडियोधर्मी जल, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्राफीन, डिजिटल इंडिया, और साथ ही साथ आप देखेंगे फिंगर मिनेशिया और कम तीखी गंध वाली सरसों। तो यहाँ तक के आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं ताकि आपकी मंथली मैगजीन जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, तो इसके लिए भी मैंने लिंक लगा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर आप देख सकते हैं विजन आईएएस के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये है आपके सामने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे चंद्रयान की जो सॉफ्ट लैंडिंग की गई है इसके बारे में। तो यहां से जो मैंने ये लिखा है कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो प्रश्न बन सकते हैं आपके स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी में या यूपीपीएससी, तो उसको ध्यान से समझना। क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, कौन सा ध्रुव है दोस्तों? साउथ पोल है। यहां पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की गई चंद्रयान 3 के द्वारा। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड के अलावा नहीं, बल्कि चंद्रयान 3 के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि विक्रम ने जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 के, उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। इसी तरीके से जो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था, वो जब चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिस जगह पर हुआ था उसे हम तिरंगा पॉइंट कहते हैं। तो कहने का मतलब हो गया 2019 में हमने तिरंगा पॉइंट दिया नाम चंद्रयान सेकंड के लिए, और चंद्रयान 3 का जो विक्रम जहां पे लैंड किया सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पे, उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट कहा है। और एक और स्टेटमेंट बन सकता है प्रीलिम्स के लिए कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान देना, हम नेशनल स्पेस डे के रूप में बात कर रहे हैं 23 अगस्त। तो याद रखना है आपको जो है कि ये एक इंपॉर्टेंट दिवस हमारा जुड़ गया है करंट अफेयर्स के रूप में। और चंद्रयान 3 के कुछ उद्देश्य थे, जिसमें कुछ उद्देश्य पूरे हो चुके, जैसे सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, तो ये तो उसने पूरा कर लिया। और रोवर को चलाना था चंद्रमा की सतह पर, तो जो लैंडर था वहां से रोवर फिर निकलता है और बाहर घूमता है चंद्रमा की सतह पर और कुछ जानकारी कलेक्ट करता है। लेकिन अभी भी कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जो लगातार इसरो पूरे कर रहा है चंद्रयान 3 के माध्यम से। जैसे चंद्रमा पर वैज्ञानिक परीक्षण लगातार किया जा रहा है, जिसमें लैंडर और रोवर पर वैज्ञानिक पेलोड लगे हैं। और मिशन यानी लैंडर रोवर का जीवन काल एक चंद्र दिवस है, जो कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर है। यानी पृथ्वी के 14 दिन जैसे ही कंप्लीट होंगे, वैसे ही चंद्रमा का एक दिन कंप्लीट होगा और हमारा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 14 दिन तक लगातार स्टडी हो रही है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक हॉप प्रयोग को संपन्न किया है। इसमें क्या होता है कि कमांड देने पर लैंडर का इंजन शुरू हो गया है। मतलब कि कमांड जैसे ही दी वहां पर, तो लैंडर का इंजन अपने आप शुरू हो गया, जो चंद्रमा की सेहत से अपेक्षाकृत 40 मीटर मतलब 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा और सुरक्षित रूप से फिर लैंड हो गया। मतलब कि कुछ दूरी पे जो है कि 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ के दूसरी जगह चला गया। जब उसे लगा कि आगे जहां पर हम उतर रहे हैं वहां गड्ढा है या कुछ ऐसी स्थिति है जहां हमारे लिए उतरना सेफ नहीं होगा, तो 40 सेंटीमीटर तक उठा और फिर दूसरी जगह हो गया। और इसी को हम कहते हैं किक स्टार्ट प्रयोग की सफलता देखने को मिली, जो कि चंद्रमा से सैंपल को पृथ्वी पर वापस लाने और मानव युक्त मिशन की उम्मीदों को जगा रहा है कि मानव को भी हम वापस भेज सकते हैं वहां पे चंद्रमा के मिशन पर, और फिर वहां से हम उसे वापस भी ला सकेंगे। तो अब तक जो चंद्रयान 3 से हमने 3 चीजें निकाली, मतलब जो कंक्लूजन निकला हमें चंद्रयान 3 के माध्यम से। एक तो तापमान का पता चला, वहां पर क्या था कि इसमें जो विक्रम लैंडर पर लगे
चंद्रा सरफेस थर्मोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग CHAST पेलोड कहते हैं, इसने चंद्रमा के सतह पर तापीय व्यवहार को समझने में मदद की। और ऊपरी मृदा, जो ऊपर की मृदा है, जैसे पृथ्वी का मृदा वाला दिखता है ना, मतलब जो मिट्टी दिखती है हमें ऊपर की स्तर पे, जिस तरह हम लोग रहते हैं, जिस पे घर बनता है, तो उसी तरीके से चंद्रमा की ऊपरी सतह का तापमान अध्ययन किया। हमें उम्मीद थी कि 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि वहां पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान देखने को मिला। हमें ऐसी उम्मीद थी कि 20 से 30 डिग्री होगी, क्योंकि पृथ्वी की तरह ही ये व्यवहार कर रहा है, तो एवरेज एक यही टेम्परेचर देखने को मिलेगा। लेकिन वहां पे मृदा की सतह का जो तापमान था वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड था। वहीं दूसरा, चंद्रमा पे कुछ तत्व मौजूद देखने को मिले कि दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिली है। इसके साथ एल्यूमिनियम भी है, कैल्शियम है, आयरन है, क्रोमियम है, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीजन भी वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा ही बता दिया था कि जल की उपस्थिति हमें देखने को मिली थी। और जल का मतलब क्या होता है आपका H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही अणु देखने को मिलेंगे। तो सल्फर की मात्रा भी देखने को मिलती है। वहीं हमें विरल प्लाज्मा भी देखने को मिलता है। जो लैंगमुइर प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर विरल प्लाज्मा की उपस्थिति का पता लगाया, और रेडियो तरंगें चंद्रमा के विरल प्लाज्मा का आवरण से आसानी से गुजर सकती हैं। तो ये खोज बताती है कि रेडियो की जो तरंगें हैं वो विरल प्लाज्मा के आवरण से आसानी से गुजर सकती हैं, जो संचार मिशन के लिए हेल्पफुल होंगी। लेकिन अब प्लाज्मा के बारे में जब बात हो रही है तो समझ लेते हैं कि ये पदार्थ की एक चौथी अवस्था है जो अत्यंत गर्म गैस होती हैं। कुछ या सभी घटक परमाणु इलेक्ट्रॉन या आयनों में विभाजित हो जाते हैं। मुख्य रूप से धनात्मक आवेशित कणों और ऋणात्मक आवेशित कणों के मिश्रण के रूप में देखा जाता है। इट मीन्स कि जो प्लाज्मा होता है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं किसी भी पदार्थ की? एक ठोस होती है, एक द्रव होती है और एक गैस होती है। इसके अलावा जो चौथी पोस्ट होती है, मतलब कि जो चौथी अवस्था होती है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो बहुत ही गर्म गैस के रूप में होती है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही आवेशित कणों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो हमें विरल प्लाज्मा भी देखने को मिला चंद्रमा की सतह पर। और साथ ही साथ भूकंपीय गतिविधियों के बारे में भी जानकारी मिली कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड के आंकड़े से पता चलता है कि चंद्रमा पर भूकंप की संभावना का संकेत मिल रहा होता है। यानी यहाँ पर भूकंप के भी कुछ संकेत मिले हैं। क्रेटर की बात करें तो क्रेटर भी हमें यहाँ पर देखने को मिला। लगभग 4 मीटर व्यास वाले क्रेटर की खोज की गई। क्रेटर का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि आप देखोगे सौर मंडल में जो छोटे छोटे जो उल्कापिंड होते हैं या धूमकेतु होते हैं, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलते हुए गोले के तौर पे ये पृथ्वी पर आकर कहीं गिर जाते हैं, और जिस जगह पर गिरते हैं वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। ठीक है, और बारिश के समय में या किसी झील से वहां पर पानी भर जाता है तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप देखोगे महाराष्ट्र में लोनार झील देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से चंद्रमा की सतह पर भी कुछ जो है कि धूमकेतु या उल्कापिंड उसके वायुमंडल में प्रवेश करके गिरे, और वहां पर इन्होंने चंद्रमा पे क्या किया? गड्ढा बना दिया। लेकिन ध्यान देना कि चंद्रमा पर वायुमंडल सामान्यतः नहीं पाया जाता है, इसीलिए वहां पर जब भी कोई 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो उनको एक दूसरे को सुनाई नहीं देता, क्योंकि बात करने पे जो ध्वनि निकलती है तो ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है, जिसके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पृथ्वी पर हैं तो हम लोग जो बोलते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से ही ध्वनि तरंगें कंपन करती हैं और दूसरे लोगों को सुनाई देती हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये चंद्रयान 3 के बारे में बेसिक जानकारी थी। लेकिन चंद्रयान 3 के बाद ही एक नया टॉपिक निकल के आता है कि अंतरिक्ष की रेस में भारत की स्थिति क्या है। क्योंकि आज अंतरिक्ष में, स्पेस में हम अमेरिका की नासा एजेंसी को बहुत आगे देख रहे हैं, यूरोपीय एजेंसी देखते हैं, वहीं जाक्सा देखते हैं जापान की, रसिया की देखते हैं। तो भारत की जो इसरो एजेंसी है, क्या उसको भी कॉम्पीट करना पड़ रहा है? क्या उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ रही है कि नहीं? तो इसके बारे में एक टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि मंगलयान का जो मॉम मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रमा का चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और सौर मिशन जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया 2 महीने पहले, तो L1 आदित्य L1 इसका सफल प्रक्षेपण कर लिया गया, जिससे कहा जा सकता है कि इसरो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में उभरती शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। और हम यहीं पे नहीं रुक रहे हैं, बल्कि हम शुक्रयान पर भी अपने 2031 में मिशन को भेजने की पूरी तैयारी में हैं, जो कि मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा।
तो अंतरिक्ष की प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे स्पेस में कंपटीशन बढ़ने लगा, कैसे स्पेस जो है कि प्रतिस्पर्धा या युद्ध का एक क्षेत्र बना। क्योंकि 20वीं सदी में जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय मिसाइलों को लॉन्च करने का एक दौर चल रहा था, जो कि दो महाशक्तियां थी उस समय। एक का नाम था यूएसएसआर, जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, उस समय सोवियत संघ कहलाता था, और दूसरा यूएसए था। इन दोनों के बीच में जो कोल्ड वार हो रहे थे तो बहुत सारे इन्होंने स्पेस मिशन किए, बहुत सारे इन्होंने मिसाइलें तैयार की। तो इस तरीके से यहाँ पर देखोगे स्पेस जो यूज करने के लिए था, संधारणी प्रयोग करने के लिए था, वो एक युद्ध का क्षेत्र बनता चला गया, कंपटीशन होने लगा वहां पर। और भारत में अगर हम बात करें अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत कैसे होती है, तो 1960 के दशक से इसकी शुरुआत मानी जाती है और 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना की गई थी। सबसे पहले प्रक्षेपण यान SLV-3 का विकास हुआ और 1980 में इसका पहला सफल प्रक्षेपण भी किया गया। वहीं 1990 के दशक में हमने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी विकास कर दिया, जो कि PSLV है, और इसको इसरो का घोड़ा भी कहा जाता है, इसरो का हॉर्स भी कहा जाता है। मतलब ये सबसे सक्षम और सबसे सक्रिय है, किसी भी प्रकार के मिशन को सफलता देता है, क्योंकि इसरो का सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाने वाला PSLV व्हीकल है। वहीं हमने जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि GSLV का भी विकास किया, जो लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है या उससे अधिक की ऊंचाई पर, हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो हालिया में अगर हम सफलता को भी देखें भारत की, तो सफलता को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमने 2013 में मंगल मिशन किया और पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में स्टैब्लिश हो गए। ऐसा करने वाला हम दुनिया में पहले देश थे, क्योंकि जब मंगल ग्रह को संपन्न किया गया तो ये कहा गया कि भाई ये दुनिया का पहला देश बन गया भारत, जिसने अपने पहले प्रयास में ही मंगल के ग्रह में प्रवेश कर लिया। वहीं एक प्रक्षेपण किया था जिसमें हमने 104 उपग्रह भेजे थे PSLV-C-37 के द्वारा, एक 2017 में। तो यह भी एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, क्योंकि अब तक किसी भी लॉन्च व्हीकल के माध्यम से या पेलोड के माध्यम से 104 एक साथ उपग्रह नहीं भेजे गए। हालांकि उसमें लगभग 90-95 उपग्रह बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी हमने भेजा, ये कीर्तिमान स्थापित किया इसरो ने। वहीं चंद्रयान-3 देखिए, सफल लैंडिंग करने के मामले में, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर, जहां तक अभी कोई भी देश नहीं गया था, जबकि रसिया, अमेरिका, चाइना ने चंद्रमा पे लैंडिंग तो की है, लेकिन वो विषुवत रेखी जोन में की, साउथ पोल पे नहीं की थी। साउथ पोल पर करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया। तो आप देख पा रहे हैं कि इसरो लगातार कुछ ऐसे चैलेंजिंग फेज को कवर कर रहा है जहां पर दुनिया नहीं पहुंच पा रही है। तो इसरो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के बाजार में अपनी भूमिका को बहुत मजबूती से रख रहा है, भारत की एक प्रतिष्ठा को स्थापित कर रहा है इस मामले में। तो इस चीज को देखते हुए हम आगे देख सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के उभरते हुए रुझान क्या क्या है, कि और क्या संभावनाएं हो सकती है। तो बढ़ता हुआ व्यवसायीकरण, क्योंकि अंतरिक्ष गतिविधियों के संचालन के लिए गैर सरकारी संस्थाएं यानी कि नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे इन स्पेस एक गैर सरकारी संस्था को बढ़ावा देने से संबंधित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अब इसरो की सफलता को देखते हुए बहुत सारे विदेशी यानी बहुत सारे देश की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो भारतीय इसरो से समझौता कर रही हैं कि भाई ठीक है, आप कम लागत में, कम पैसे में अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, तो हम आपसे ही समझौता कर ले रहे हैं। तो अगर कोई देश हमारे पास आके हमसे समझौता कर रहा है, हस्ताक्षर कर रहा है, तो ये हमारी बढ़ती हुई अंतरिक्ष पावर या अंतरिक्ष शक्ति का ही प्रमाण है। जैसे आप देखोगे आर्टेमिस एक समझौता किया गया है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त चंद्र मिशन पे समझौता है, सार्क उपग्रह लॉन्च करना, नासा के साथ उन्नत रडार यानी कि निसार का उपयोग किया जा रहा है। वहीं आपने सुना होगा कि फ्रांस के साथ भी लगातार सहयोग किया जा रहा है इसरो का। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशन पे जोर दिया जाता है, जो भारत के लिए ही नहीं दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में भारत का इसरो संस्थान इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे मंगलयान मिशन, बहुत सारे देशों ने लगातार प्रयास किए, खुद अमेरिका ने लगभग 10 से 12 प्रयास किए थे, तब जाके उसको सफलता मिली। ऐसे में भारत ने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली। ये वही बात हो गई कि कोई एस्पिरेंट यूपीएससी का 4 से 5 बार एग्जाम देके सफलता प्राप्त कर रहा है और आपने पहले ही अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त कर ली, तो आपके लिए गौरवान्वित होने का क्षण हो जाता है। तो ये भारत के लिए भी है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि चंद्रमा के साउथ पोल पर आज तक किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं की, वहां भारत ने मिशन को सफल किया। तो ये इसरो की बढ़ती ताकत का एक प्रमाण है। और नई टेक्नोलॉजी का भी विकास किया जा रहा है। पुनः उपयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान बनाना यानी कि RLV,
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी एक बार हमने किसी उपग्रह को लॉन्च किया, फिर उस व्हीकल को यानी उस प्रक्षेपित यान को वापस पृथ्वी की कक्षा में वापस बुला के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे उतार दिया, जिसमें थोड़े बहुत परिवर्तन किया, अगर कुछ खराबी हुई थोड़ा बहुत चेंजेस करके हमने दोबारा उसे यूज करने के लिए तैयार कर लिया। उससे क्या हो गया कि हमारा पैसा बच जाएगा, एक नए सिरे से जो हम अंतरिक्ष यान बनाते हैं उसमें पैसा बच जाता है और हमारी लागत कम हो जाती है, सस्ता हो जाता है। ये चीजें हो गई। वहीं आप देखोगे उपग्रह आधारित सेवाओं का विस्तार भी हो रहा है, क्योंकि जितनी भी सेवाएं हम सैटेलाइट से लेते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग करते हैं, उपग्रह आधारित नेविगेशन जो जीपीएस का प्रयोग करते हैं, उपग्रह आधारित मौसम विज्ञान, या फिर उपग्रह आधारित जो सेवाएं हैं जैसे संचार की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, डेटा एनालिसिस की बात करें, तो इस तरफ भी जो है कि लगातार हमारा विस्तार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम काफ़ी अच्छा जो है कि परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। तो ये सभी चीज़ें थी। वहीं अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें डेटा बैंक में, तो 1999 से 2022 तक लगभग 23 साल में 34 देशों के 381 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए इसरो ने। तो काफ़ी बड़ी बात है ये कि किसी भी देश की जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसने इतने उपग्रह लॉन्च नहीं किए होंगे विदेशों के जितने भारत ने कर दिए। तो भारत के अंतरिक्ष स्टेशन पर दुनिया का विश्वास बढ़ता जा रहा है, भरोसा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सभी देश हमारे साथ इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। अकेले विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से $279 मिलियन का राजस्व प्राप्त होता है भारत को। वैश्विक स्तर पे जो हिस्सेदारी अभी 2 से 3% है, वो बढ़कर भारत की 2030 में 10% हो सकती है। 2025 तक भारत में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का जो आकार होगा वो $13 बिलियन हो जाएगा। यानी स्पेस की जो इकोनॉमी है, स्पेस के माध्यम से जो हम इकोनॉमी को कलेक्ट कर रहे हैं वो लगभग $13 बिलियन तक पहुंचने वाला है। तो ये भी काफी अच्छा अनुमान है। और वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में जब भारत की मजबूत स्थिति हो रही है तो उसके क्या फायदे होंगे, तो पहला फायदा तो आप यही देखोगे कि भू राजनीतिक महत्व होगा, क्योंकि महाशक्ति के रूप में, अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में रूस पिछड़ गया है लगभग काफी। अब एक ही महाशक्ति बचती है अंतरिक्ष के स्तर पे, वो है रूस, यानी यूएसए, जिसकी एक संस्था है नासा। दुनिया में कोई भी मिशन चल रहा हो नासा का नाम जरूर आएगा। हालांकि इससे पहले रूस भी रहता था, लेकिन रूस अब इसमें पिछड़ गया है, तो हम उसको रिप्लेस करके आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम अंतरिक्ष में नासा के बराबर एक टक्कर की स्थिति में होंगे, तो भू राजनीतिक महत्व के स्तर पे बहुत सारे देश हम पर निर्भर होंगे अंतरिक्ष के मिशनों को लेकर, और हम उससे अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए बार्गेनिंग कर सकेंगे। तो ये एक वैश्विक स्तर पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अग्रणी उत्पादक के रूप में भारत को स्टैब्लिश करेगा। भारत एक अंतरिक्ष स्टार्टअप केंद्र के रूप में उभर रहा है। लगभग 150 पंजीकृत अंतरिक्ष आधारित या अंतरिक्ष तकनीक आधारित स्टार्टअप्स भारत में शुरू हो चुके हैं, जिससे लागत प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाएगा, यानी कि लागत नहीं बढ़ेगी। अगर कोई एक स्टार्टअप होता जो अंतरिक्ष के रूप में काम करता, तो क्या करता, वो मनमांगी कीमत मांगता, मुंह मांगी कीमत मांगता, कीमत बढ़ा देता। लेकिन जब 150 है और इससे आगे भी होने वाले समय में और भी रजिस्टर्ड होंगे स्टार्टअप, तो उसमें क्या होगा कि लोग आपस में कंपटीशन के माध्यम से सस्ती चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। वहीं उपग्रह प्रक्षेपण के लिए अग्रणी राष्ट्र है, क्योंकि 95% सफलता दर के साथ भारत के पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महारत हासिल करने की जो है कि उपलब्धि हासिल हो चुकी है। तो 95% हमारा सक्सेस रेशियो है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बाहरी अंतरिक्ष का भी प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे चीन की एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल क्षमता है, इससे प्रेरित होकर भारत भी अपनी एंटी सैटेलाइट क्षमता को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, और जल्दी ही इस पर भी इसरो के द्वारा सफलता हासिल की जाएगी। और जैसे अगर हम कुछ अंतरिक्ष के स्टार्टअप्स की बात कर लें कि कौन कौन से जो 150 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं, उसमें कुछ प्रमुख हैं। जैसे स्काई रूट एरोस्पेस, इसने निजी रॉकेट विक्रम एस का मतलब हो गया विक्रम साराभाई के नाम पे रखा है, लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्टार्टअप है। फिर अग्निकुल कॉस्मोस, जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफलतापूर्वक संपन्न किया टेस्ट। फिर पिक्सल्स है, ध्रुव स्पेस है। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टार्टअप्स बन रहे हैं जो भारत में अंतरिक्ष सेवाओं के लिए कहीं ना कहीं लागत को कम कर रहे हैं। और यहाँ पर इसरो के मिशन को एक संक्षिप्त में दिखाया गया है। जैसे कि 1975 में आर्यभट्ट की शुरुआत की गई थी मिशन की, ये प्रथम भारतीय उपग्रह था, सबसे पहला मिशन था ये। दूसरा 1983 में इनसेट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली से संबंधित था। फिर 2008 में हमने चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया। 2014 में मंगलयान यानी मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन था, मिशन ऑन मार्स ऑर्बिटर। फिर उसके बाद 2017 में PSLV को हमने लॉन्च किया। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया।
2023 में चंद्रयान 3, 2023 में आदित्य L1 जो कि सौर मिशन था, ये पहला मिशन था। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। और आगे होने वाले जो मिशन है उसमें याद रखिएगा कि 2024 में नासा इसरो का एक मिशन होगा निशार, जो कि सैटेलाइट मिशन होगा, जो पूरी दुनिया का एक मानचित्रण करेगा, पूरी दुनिया का, कि कहाँ पे क्या क्या खनिज है, कहाँ संपादन है, कहाँ पे संसाधनों का उपयोग हो रहा है, इन सभी चीज़ों पे। वहीं 2024 में एक स्पेस डेक्स होगा। फिर 2024 में मंगलयान 2 हमारा दूसरा अंतरिक्ष मिशन होगा, यानी मंगलयान जो प्रथम था, जो 2014 में हमने लॉन्च किया, 10 साल बाद उसे फिर से लॉन्च किया जाएगा। 2024 में हम गगनयान करेंगे, जो कि पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा भारत का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गगनयान 2024 में लॉन्च होगा, जिसमें हम 5 मानव को भेजेंगे, सब 3 है, जिसमें 2 के साथ एक महिला भी है, ये हम भेजेंगे। और 2031 में हम शुक्रयान फर्स्ट भेजेंगे, यानी जो शुक्र ग्रह का जो है कि अध्ययन करेगा। तो ये सब कुछ मिशन अभी पेंडिंग में है, जिसपे इसरो लगातार काम कर रहा है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। तो इसको हम देख लेते हैं। कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता को दर्शाने वाले पदार्थ LK99 की खोज का दावा झूठा साबित हो गया, क्योंकि साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कहा था कि जो LK99 पदार्थ है ये कमरे के तापमान पर भी सुपर कंडक्टिविटी का गुण देता है। लेकिन ऐसी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये दावा झूठ था। तो LK99 की बात करें तो ये गहरे भूरे रंग का एक ठोस पदार्थ है, जिसका निर्माण सीसा, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस के चूर्ण यौगिकों के मिश्रण को अत्यधिक तापमान पर गर्म करने पर होता है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये तो LK99 का जो दावा झूठ था वो तो चर्चा का विषय था, लेकिन टॉपिक यहाँ पे बन सकता है प्रीलिम्स के लिए कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, अति चालकता क्या होती है, इसको समझते हैं। तो देखिए, सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी परिघटना है जिसमें कुछ पदार्थ क्रांतिक तापमान यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा होने पर शून्य विद्युत प्रतिरोध यानी बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का प्रवाह और पूर्ण प्रतिचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। तो जब कोई भी पदार्थ जब बिना प्रतिरोध के अपनी धारा का प्रवाह करता है, यानी उसमें कोई बैरियर नहीं आता है, तो उसे ही हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। अब जैसे आपके घरों में जो बिजली के तार लगे हुए हैं, जो स्विच लगे होते हैं, आप उसमें देखोगे उसमें चालकता तो है, कंडक्टिविटी तो है, लेकिन वो सुपर स्तर की नहीं, क्योंकि उसमें आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कि जैसे जैसे प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी यानी R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी धारा जो प्रवाहित होती है एम्पियर के रूप में, उसका मान कम होता जाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपके घर में वोल्टेज लो हो जाता है, टीवी बहुत कम चलती है, मोबाइल चार्ज नहीं हो पाते हैं, या कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि उसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया, प्रतिरोध का मान बढ़ गया है, इसीलिए वो फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर प्रतिरोध का मान एकदम कम हो जाए या 0 हो जाए तो पूरी की पूरी चालकता क्या है, बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में प्रवाहित होगी। और उसका दुष्परिणाम ये होगा कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पार्ट्स हैं, जो स्विच हैं, बोर्ड्स हैं, मीटर हैं या MCB है, ये सब फ्यूज हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये बिना बैरियर के पूरी की पूरी धारा को प्रवाहित कर दें। और अगर ऐसा हुआ तो गांव में अक्सर आप एग्जाम्पल सुनते हो कि अचानक से लाइट बहुत तेज आ गई, तो बहुत तेज नहीं आई थी, बल्कि वहां पे जो प्रतिरोधक क्षमता थी, रेजिस्टेंस था, वो 0 हो गई थी। और अचानक से गांव में लाइट तेज आ जाती है ट्रांसफार्मर से, तो किसी की टीवी फूक जाती है, किसी का फ्रिज जल जाता है, किसी का पंखा खराब हो जाता है, किसी का कूलर खराब हो जाता है। ऐसे किस्से आपके घरों में भी हुए होंगे या आपने जरूर सुने होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो घरों में लाइट आ रही है उसमें प्रतिरोध का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रतिरोध 0 हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए। कभी कभी मोबाइल चार्जिंग पे लगा होता है, वो भी जो है कि खराब हो जाता है, जल जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सुपर कंडक्टिविटी वो होती है जब प्रतिरोध 0 हो जाए, और ये सामान्यतः किसी प्लांट वगैरह में यूज होता है, बिजली के प्लांट में यूज हो सकता है, घरों में इस चीज का यूज नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्रांतिक तापमान का मतलब क्या होता है? कोई पदार्थ आकस्मिक रूप से, देखिए, अचानक से सामान्य चालक अवस्था से अति चालक अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो जैसे ही घरों में या गांव में जब लाइट अचानक से बहुत तेज हो जाती है, यानी प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, तो क्या होता है, उसमें अचानक जो परिवर्तन होता है वो नुकसान कर देता है, और उसे ही क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है। जब किसी पदार्थ को क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है तो सुपर कंडक्टर की अवस्था में आ जाता है, और पदार्थ पूरी तरीके से प्रतिचुंबकत्व की स्थिति में आता है, जिसे हम माइजनर प्रभाव भी कहते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी से ही जुड़ा हुआ एक नियम है जिसे माइजनर इफेक्ट या माइजनर प्रभाव कहते हैं, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी केवल
बहुत कम तापमान अर्थात शून्य से -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो केवल वर्ड है इसका मतलब है कि बहुत कम तापमान का मतलब शून्य से नीचे जाकर ही प्राप्त होगा। जैसे कुछ पदार्थ है जैसे पारा, सीसा, एल्यूमिनियम, टिन, नाइओबियम, ये ऐसे पदार्थ है जो क्रांतिक तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करते हैं अगर हम इसे उस लेवल पर लेकर जाते हैं तो। अब बात आती है कि हम शून्य प्रतिरोध प्राप्त कैसे करें। तो सामान्य परिस्थितियों में क्रिस्टलीय ठोस से गुजरने के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिरोध या बाधा का सामना करना पड़ता है, और ये जो सामान्य परिस्थितियां होती है ये हमारे घरों की इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, यानी कि बिजली का जो वायर वगैरह है, वायरिंग है आपके घरों की, ये सामान्य परिस्थितियां हैं। क्योंकि इसमें क्रिस्टलीय ठोस मतलब जो आपके बिजली के जो उपकरण है, जो कॉपर बाइंडिंग है, तार होते हैं, वायर होते हैं, उससे गुजरने पे इलेक्ट्रॉन्स को प्रतिरोध या बाधा का सामना करना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमारे घरों की वायरिंग अच्छे से चल पाती है, क्योंकि यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस नहीं होती है। लेकिन कुछ पदार्थों में जब तापमान एक क्रांतिक स्तर से कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में शिथिल बंधन से युग्मित हो जाते हैं, और इन युग्मों को ही कूपर युग्म कहते हैं। और कूपर युग्म में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय जालीनुमा संरचना में कंपन से प्रभावित नहीं होते, यानी ये जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय, इससे वो प्रभावित नहीं होते हैं, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टलीय ठोस के बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहते हैं। इट मीन्स कि कूपर युग में अब ये आगे बढ़ रहे हैं और सुपर कंडक्टिविटी का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्रांतिक तापमान के स्तर पे पहुंचते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सामान्य परिस्थितियों में बाधा महसूस कर रहे थे आपके घरों में, वो अचानक से आपस में युग्मित होंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो कि कूपर युग्म में देखने को मिलता है, कूपर पेयर्स जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको कि प्रतिरोध की कितनी आवश्यकता होती है। अब विज्ञान में क्या करेगा, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपसे सीधा ये प्रश्न पूछ देगा कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है उसमें प्रतिरोधक की क्षमता 0 होती है या मैक्सिमम होती है या बीच की एवरेज होती है। तो आपका सही उत्तर होना चाहिए एवरेज। अगर प्रतिरोध की क्षमता मैक्सिमम हो गई तो भी आपके घरों में जो लाइट है वो नहीं आ पाएगी, केवल बस आपके मीटर में लाइट ब्लिंक होगी, आपके बोर्ड में लाइट ब्लिंक होगी कि हाँ लाइट है, लेकिन वो कोई फंक्शन नहीं कर पा रही है। और अगर प्रतिरोधकता की मान 0 हो गया तो सुपर कंडक्टिविटी होने से पूरा का पूरा वायर सिस्टम फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो एवरेज होती है वो प्रतिरोधकता होनी जरूरी है। अब देखते हैं कमरे के तापमान पे सुपर कंडक्टिविटी हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। जो साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कहा इसके बारे में, TK99 के बारे में, तो ये क्यों गलत साबित हुआ इसके बारे में देखते हैं। तो कमरे के तापमान वाला सुपर कंडक्टर ऐसा पदार्थ है जो ऑपरेटिंग तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी गुण प्रदर्शित करने में सक्षम होता है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान ऑपरेटिंग तापमान होता है। क्योंकि हमारे घरों का तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता या उससे कम होता तो हमारे घर के अंदर हर वस्तु क्या होती, बर्फ के रूप में जम जाती। ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारे रूम का जो तापमान है हमारे घरों का वो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। जबकि सुपर कंडक्टिविटी का नियम क्या है कि 0 डिग्री से नीचे जाओगे, शून्य से भी नीचे जाओगे तापमान प्राप्त करते हुए माइनस में, तब आपको सुपर कंडक्टिविटी का गुण देखने को मिलेगा। तो यही तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं भाई, हम सुपर कंडक्टिविटी का जो गुण है वो हम 0 डिग्री से ऊपर जो कमरे का सामान्यतः तापमान 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री रहता है उस पर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही बात थी जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं। और सुपर कंडक्टिविटी के लिए अत्यधिक दाबपूर्ण स्थितियों का निर्माण कर पाना कठिन हो पाता है, और उच्चतर तापमान पर कूपर युग्म नहीं बनते। कूपर युग्म का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में युग्मित नहीं हो पाएंगे, और युग्मित नहीं हो पाएंगे तो बाधा को पार नहीं कर पाएंगे। और कमरे के तापमान पर तापीय ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए कूपर युग्म बन पाना एक दिक्कत की बात होती है, यानी मुश्किल होता है। तो आपने समझा कि सुपर कंडक्टिविटी के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर या कूपर युग्म बना पाना कितनी जरूरत होती है, और सामान्यतः कमरे के तापमान में बन पाएगा कि नहीं ये प्रॉब्लमेटिक है अभी भी। तो सुपर कंडक्टिविटी का गुण नहीं मिल पाता है। हालांकि अगर हम बात करें कि सुपर कंडक्टिविटी का गुण अगर हमें कमरे के तापमान पे मिल भी जाए तो हमें क्या क्या फायदे होंगे इसके। तो पहला फायदा कि ऊर्जा दक्षता और कम खर्च में विद्युत का ट्रांसमिशन आसानी से हो सकेगा, जिससे ऊर्जा की लागत कम हो सकेगी। बेहतर इमेज रेजोल्यूशन और तेजी से स्कैनिंग करने वाले उत्पन्न मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI प्रौद्योगिकी संभव हो पाएगी। यह मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन तकनीक की लागत को कम कर पाएगा, और इसके जरिए कुशल और कम ऊर्जा खपत वाले सुपर कंप्यूटर्स का भी निर्माण किया जा सकेगा। इससे कुल और तीव्र ऊर्जा भंडारण तथा जरूरत के अनुसार
इसका उपयोग करना भी संभव हो सकेगा। तो अगर कमरे के तापमान पे, कमरे का तापमान का मतलब हो गया 0 डिग्री से अधिक होना, जो कि सुपर कंडक्टिविटी के विपरीत है, क्योंकि वो 0 डिग्री के नीचे जाके प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए हम किसी वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस तापमान को प्राप्त भी कर लेते हैं तो काफी बेहतर माना जाएगा इसको। और यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो में इस समय, कि किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिए गए सुपर कंडक्टिविटी के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद जो सूक्ष्म मतलब कि संक्षिप्त टॉपिक है, जहां से प्रीलिम्स में और आरओ के एग्जाम में पूछेगा, तो उसको हम देखते हैं। देखिए, इंडिया स्टैक का भी समझौता किया है भारत सरकार ने त्रिनाद और टबैगो के साथ, त्रिनाद एंड टबैगो के साथ एक समझौता ज्ञापन किया इंडिया स्टैक ने। और ये इसका उद्देश्य परस्पर डिजिटल प्रगति की जाए और अनुकूलित इंडिया स्टैक समाधानों को अपनाने में मदद करेगा, क्योंकि जिसमें डिजिटल पहचान हो सकेगी लोगों की, उनके डेटा कलेक्शन होंगे और डिजिटल भुगतान सेवाएं कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे, ये सभी सुविधाएं इससे मिलती हैं। इससे पहले भारत ने पापुआ न्यू गिनी, आर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनाम जैसे बहुत सारे देशों के साथ ये समझौता किया है। लेकिन आप फोकस करिए कि ये जो इंडिया स्टैक का समझौता है, ये मुख्यतः छोटे छोटे देशों के साथ ही किया गया है, जहां पर वो अपनी डिजिटल सुविधाओं को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अब अमेरिका हमसे समझौता थोड़े करेगा, हम खुद अमेरिका के पास अपना सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। इन सभी चीजों का तो स्टोरेज कहाँ पे, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है, तो वो तो हमसे खुद ले रहा है, वो हमसे क्या समझौता करेगा। लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं, तो भारत सरकार उनके साथ इंडिया स्टैक के तहत समझौता कर रही है। और इंडिया स्टैक एक ओपन एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और डिजिटल पब्लिक गुड्स का एक सेट है, जिसमें अगर हम बात करें तो एपीआई परिभाषित नियमों का एक सेट है जो अलग अलग एप्लीकेशंस को एक दूसरे से संचार करने में सक्षम बनाता है। अब जैसे आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो जैसे आधार आपका क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, इसको रेगुलेट करता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। वहीं डिजी लॉकर जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए होता है, उसमें 10th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, सीटेट सर्टिफिकेट, या फिर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, गाड़ी के पेपर, ये सभी चीज़ें आप ऑनलाइन रख सकते हो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे ऑपरेट कर रहा है। वहीं यूपीआई की बात करें तो इसको एनपीसीआई जो पेमेंट से संबंधित है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन निगम, इसको जो है कि कर रहा है रेगुलेट, और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का नियमन आरबीआई कर रही है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अलग अलग एप्लीकेशन एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं। इंडिया स्टैक का महत्व क्या होगा कि सरकारों, व्यवसायों और स्टार्टअप्स आदि को उपस्थिति रहित, कागज रहित और नगदी रहित सेवा वितरण की ओर बढ़ने में समर्थ बनाता है। अर्थात कि अगर हम सरकार से डायरेक्ट तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हम उसके ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, 1076 की मदद ले सकते हैं, 112 के माध्यम से मदद ले सकते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल का प्रयोग करके हम मुख्यमंत्री से अपनी बात को कह सकते हैं, पेपरलेस हमारे जो है कि डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाती है। तो जितने भी बिजनेस कंपनी वाले होते हैं उनके पास आईपैड रहते हैं, सैमसंग के टैब रहते हैं, मतलब वो सारा काम अपना लैपटॉप और टैबलेट में करते हैं। तो ये चीज़ें बेनिफिट होती हैं और सभी नागरिकों की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच का विस्तार भी इसके माध्यम से किया जाता है। और यह डेटा तक समान पहुंच प्रदान करके विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, इन सभी चीज़ों में नवाचार को बढ़ावा देता है। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर बात करें इंडिया स्टैक की कुछ परतों की, कि इंडिया स्टैक के अंतर्गत किन किन चीज़ों का प्रयोग किया था मुख्य रूप से, तो आप देखोगे यहाँ पे एक होता है पहचान आधारित, यानी कि बायोमेट्रिक, जो कि एक विशिष्ट आईडी दी जाती है प्रत्येक व्यक्ति को कि मैं वही हूं जो होने का दावा करता हूं। तो इसके लिए हम आधार की बात करते हैं, ई केवाईसी, ई साइन, यानी इलेक्ट्रॉनिक साइन भेज दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कर लीजिए, नो योर कस्टमर जिसे कहते हैं, और आधार कार्ड भी। तो ये एक इंडिया स्टैक पहचान बनाता है। वही पेमेंट से संबंधित किसी अन्य को अगर भुगतान करना है तो यूपीआई बनाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया, आधार पेमेंट ब्रिज, आधार सक्षम भुगतान सेवा, इस तरीके की चीजों को ऑपरेट करता है। और डेटा आधारित अगर हम बात करें सुरक्षित तरीके से साझा करना, तो इसके लिए कंसेंट आर्टिफैक्ट हो सकता है, डिजी लॉकर हो सकता है, अकाउंट एग्रीगेटर होता है। अब डिजी लॉकर को आप जब लॉन्च करेंगे, मतलब अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करेंगे, तो आपके आधार से ये कनेक्ट होता है, आपके फिंगरप्रिंट से ओपन होता है। इट मीन्स कि इसमें अगर आप डेटा को साझा भी कर रहे हो तो बहुत सिक्योरिटी के साथ, प्रोटेक्शन के साथ किया जाता है। तो ये सभी चीजें इसमें इंडिया स्टैक में की जाती हैं। अब इसी तरीके से हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, रेडियोधर्मी जल का निष्कासन। तो इसको समझते हैं। जापान 12 वर्ष बाद
फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 1.34 मिलियन टन उपचारित रेडियोधर्मी जल प्रशांत महासागर में छोड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार उपचारित जल के छोड़े जाने से लोगों और पर्यावरण पर नाम मात्र का रेडियोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ ही रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी जापान के द्वारा इतना अधिक मात्रा में पानी को छोड़ा जाएगा जब समुद्री क्षेत्र में, प्रशांत महासागर में, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा। फुकुशिमा संयंत्र है ये देश के पूर्वी तट पर अवस्थित है और यह राजधानी जो टोक्यो वहां से 220 किलोमीटर लगभग दूर है। साथ ही साथ जापान दावा करता है कि ये जो संग्रहित जल है इसके उपचार के लिए हमने ALPS अर्थात कि एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग किया है, जो क्या करता है, ALPS पंपिंग और एक फिल्ट्रेशन प्रणाली है। यह ट्रीटियम को छोड़कर जल से अधिकतर रेडियोधर्मी पदार्थों को हटा देती है। लेकिन ट्रीटियम क्यों नहीं हटा पाती? क्योंकि एक हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसको जल से अलग कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जल में तो H2O होता ही है और ये हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है जो हटा पाना मुश्किल होता है। अब इसके बावजूद हम देखते हैं कि जल में अगर हम छोड़ रहे हैं इसको तो कितनी इसकी चिंता होती है, क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। तो पहला, DNA को ये लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकता है ट्रीटियम। वहीं ल्यूकेमिया, एनीमिया, रक्तस्राव आदि संबंधी बीमारी भी पैदा कर सकता है और मृदा में पोषक तत्वों को नष्ट करेगा। वहीं समुद्र भी प्रदूषित हो सकता है। नमक और समुद्री खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ चीन ने फुकुशिमा और टोक्यो सहित जापान से समुद्री खाद्य आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इसीलिए तो ये भी एक समस्या हमें देखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि जापान ने छोड़ दिया पानी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कह दिया कि नाम मात्र का जो है कि रेडियोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी कितना पड़ेगा इस पे भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मानक की बात करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग अब पढ़ेंगे अगली क्लास में अपने, और अगली क्लास में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।